हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 के एनसीईआरटी जियोग्राफी सब्जेक्ट का। तो सबसे पहले हम आज इसका देखते हैं। जो पहला अध्याय है, इस अध्याय का नाम है संसाधन। तो हम इसमें विभिन्न प्रकार के संसाधनों के बारे में देखेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। पहले देखिए, ये एक वाक्य दिया गया है, इसे पढ़ते हैं सबसे पहले। तो देखिए, इसमें दिया हुआ है कि इसमें कहानी है मोना और राजू की। जैसे मोना और राजू जो है अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। और इन सभी चीजों को देखो, जैसे कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल है, इसमें किताबें हैं, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है, मोना ने कहा। इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा कि ये संसाधन है। तो उन्होंने पूछा, संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया कि वो प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर सकते हैं, किया जाता है, वे सारी चीजें क्या है? संसाधन है, या हम उन्हें संसाधन कहते हैं। आगे दे रहा है कि अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए कि आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप जैसे आपको प्यास लगने पे जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन है। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया, उन्होंने जिन ताजी सब्जियों का उपयोग किया, वे भी एक संसाधन है। यानी उस संसाधन का प्रयोग करके हम क्या करते हैं? अपने लिए नाश्ता तैयार करते हैं। आगे दे रहा है कि जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ एक जैसा क्या है? उन देखे हैं तो उनमें सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए क्या है? वे उपयोगी हैं। ये सारे की सारी जो वस्तुएं हम पढ़े हैं, ये सारी सारी वस्तुएं क्या है? हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। और जो हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध है, या जो भी हमारे लाभ के लिए जो हमारे काम में आता है, वो सारी चीजें क्या है? हम उसके अपने संसाधन के अंतर्गत रख सकते हैं। जैसे एक वस्तु हो अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता जो होता है, उसे एक संसाधन बनाती है। यानी उपयोगी है तो संसाधन बन जाएगा। या फिर ऐसी भी चीजें होती हैं जो कि मनुष्य ज्ञान के अभाव में वैसे पड़ी रहती है, हम संसाधन नहीं समझते हैं, और जैसे मनुष्य के ज्ञान का और वृद्धि होता है, हम उसका उपयोग करने लग जाते हैं अपने ज्ञान की वृद्धि के कारण या तकनीकी के प्रयोग के कारण, तो फिर वो हमारे लिए क्या हो जाता है? संसाधन बन जाता है। उसी तरह आगे दिया है कि राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया कि वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। यानी कोई मूल्य होगा, इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं, और सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने ये कहा। यानी वो सारी वस्तुएं जो कि जिनका एक मूल्य है, यानी मूल्यवान वस्तु ही संसाधन होते हैं। और जो संसाधन है, या फिर जो हमारे उपयोग के लिए आवश्यक है, या जो हमारे उपयोगी है हमारे लिए, तो उसका मूल्य भी बढ़ जाता है। या जो चीज जितना अधिक मूल्यवान हो गया, जितना ज्यादा हमारे लिए आवश्यक होगा, उस हिसाब से उसका मूल्य भी अधिक होता है। तो वही दे रहा है कि संसाधन जो होता है, संसाधन का मूल्य होता है, या जो मूल्यवान चीजें हैं वो संसाधन है, या फिर जो हमारे लिए उपयोगी है वो संसाधन है। आगे दिया है कि मूल्य का अर्थ महत्व होता है। मूल्य का अर्थ का मतलब जितना अधिक मूल्य है उतना उसका महत्व है। आगे दे रहा है कि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरण के लिए जैसे धातु हो गया, तो धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। लेकिन वो भी हमारे लिए संसाधन है, वो भी हमारे लिए उपयोगी है। वहां पे हम बैठ के हमें शांति मिलती है, या स्वच्छ वायु वहां से मिलेगा, कोई मनोरम भूदृश्य है। तो ये सारी चीजें हमारे मन को मानसिक सुख भी मिलता है ऐसे सुंदर दृश्य देखने पे। जो बहुत प्रकृति के जो सुंदर सुंदर दृश्य हैं, तो उसका अवलोकन करने पे हमें मानसिक संतोष भी मिलता है, मानसिक सुख भी मिलता है। तो इसलिए कह रहा है कि बहुत सारे संसाधन जिसके मूल्य होते हैं, कुछ के नहीं होते हैं, परंतु ये दोनों संसाधन ही क्या होते हैं? हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और ये मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जैसे यहाँ दिया है कि कुछ संसाधन जो होता है समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खे आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं, तब वे आर्थिक रूप से क्या हो जाते हैं? वो मूल्यवान हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से हम आगे देखते हैं। जैसे इसमें बता रहा है कि दादी के नुस्खे हम घर पे कोई दवाइयां जो करते हैं उसका कोई महत्व नहीं होता, लेकिन वही यदि हम आयुर्वेदिक यहाँ से लेकर आते हैं तो उसका मूल्य बढ़ जाता है, या फिर वो बताते हैं, वही दादी बताती हैं वो नुस्खे द्वारा अपने कोई दवाई, तो हम उसका उतना महत्व उसको नहीं देते हैं।
देखिए यहाँ पे मुख्य शब्दावली दी है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी क्या है? देखिए जो किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में जो नवीनतम ज्ञान होता है, उस नवीनतम ज्ञान का जो अनुप्रयोग हम करते हैं उसे हम प्रौद्योगिकी कहते हैं। प्रौद्योगिकी यानी तकनीकी, यानी जो हमें देखते हैं कि मनुष्य की बौद्धिक क्षमता के साथ साथ ये रिसर्च करता रहता है, बहुत सारे शोध हर एक क्षेत्र में होते रहते हैं। तो हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जैसे कोई नई तकनीक आई जो कि हम अध्ययन कर रहे हैं तो पढ़ने के लिए हमारे लिए उपयोगी हो, ये देखें कि मेडिकल क्षेत्र में कोई ऐसी तकनीक आ गई जिसके द्वारा बहुत सारे जो ऑपरेशन किए जाते हैं उसमें आसानी हो जाता है, सुविधाजनक हो जाता है। या फिर परिवहन के क्षेत्र में ऐसी तकनीक आई उसके द्वारा हम उस तकनीक का प्रयोग करके एक स्थान से दूसरे स्थान में गति करने में बहुत तीव्रतम हमारी स्पीड हो जाती है। बहुत सारी चीजों में इस तरह से नई नई तकनीकें आती हैं जिससे क्या होता है, उसका अनुप्रयोग कर हमारे जीवन के और भी जो काम है बहुत आसान हो जाते हैं। आगे देखिए दिया है क्रियाकलाप। दिया है कि अम्मा की सूची से उन संसाधनों पे गोला बनाइए जिनका अभी वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। जो यहाँ अम्मा अपने संसाधन प्रयोग करती हैं। आगे देखते हैं हम, आगे दे रहा है कि देखिए जो समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं, यानी जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। यानी समय के साथ साथ हो सकता है कोई ऐसा पदार्थ है जो कि अभी वो संसाधन नहीं है बना है, लेकिन हो सकता है कि समय के साथ साथ उसमें वो संसाधन बनने के योग्य हो जाए, या हो सकता है कि ऐसी तकनीकी आए कि उस संसाधन को हम अपने उपयोग में लाने लगे। तो देखिए दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित होता है ये समय और प्रौद्योगिकी दोनों। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। पहले तो जो ह्यूमन है या मानव है ये सबसे बड़ा संसाधन है। ये लोग विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो क्या करता है और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार जो होता है ऐसे बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के जो आविष्कार है इसके आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। यानी सबसे पहले पहिए का आविष्कार हुआ तो उस समय कह सकते हैं कि वो तकनीकी एक नवीन वो तकनीकी आई। फिर धीरे धीरे इस प्रकार से बहुत सारी तकनीकियां आती गई और परिवहन के उन्नत किस्म के संसाधन या साधन हम देखने को हमें वर्तमान समय में मिल पाता है। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। वरना मनुष्य को पहले तो पता नहीं था कि जल द्वारा विद्युत भी उत्पादन किया जा सकता है, लेकिन तकनीकी के विकास के द्वारा ही आज एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में हमें देखने को मिलता है। देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन जैसे ह्यूमन भी है तो मनुष्य तो सबसे बड़ा संसाधन है, क्योंकि जब तक मनुष्य का बौद्धिक क्षमता या फिर मनुष्य विकसित नहीं है वहां का, तो वहां के किसी भी संसाधन का कभी विकास नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले जहाँ का ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा तो वहां पे उपस्थित सभी जो संसाधन है उन सब का भी वो उपयोग अच्छे से कर पाएगा। देखिए यहाँ दिए गए संसाधनों के प्रकार। सामान्यतः हम देखें तो जो संसाधन होते हैं संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया जाता है। एक तो हो गए हमारे प्राकृतिक संसाधन, एक हो गए मानव निर्मित संसाधन और एक संसाधन मानव खुद है। सबसे पहले प्राकृतिक संसाधनों को देखते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ प्राकृतिक संसाधन के बारे में, तो यहाँ दे रहा है कि जो संसाधन प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना ही उपयोग में लाए जाते हैं, यानी कोई संशोधन न किया जाए उसमें ज्यादा अधिकतर, तो वो कहलाते हैं प्राकृतिक संसाधन। यानी वो प्रकृति द्वारा पहले से उपलब्ध है और बस उसे हमें अपने उपयोग के लिए उसको प्रयोग करना है। आगे दे रहा है कि वायु जिसमें हम सांस लेते हैं और हमारे नदियों और झीलों का जो जल है, मृदा हो गया, खनिज हो गया, सभी प्राकृतिक संसाधन है। और इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार भी हैं। ये सारी चीजों को हम कह सकते हैं कि प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं। जैसे ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये तो हमेशा से ही रहा है और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में हम देखें तो जैसे प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए हम औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। प्रौद्योगिकी और औजारों का प्रयोग करके हम कुछ संसाधनों का उपयोग अपने लिए करते हैं। जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनको विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। नवीकरणीय जो संसाधन है वे संसाधन है जो क्या हो सकते हैं, शीघ्रता से नवीनीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं, उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। यानी इसमें से ये इनको माना जाता है कि ये असीमित हैं और मानवीय जो भी क्रियाएं हैं या मनुष्य द्वारा इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय जो संसाधन है
नवीकरणीय संसाधनों में जैसे हो गया जल, मृदा, या नवीकरणीय का मतलब पुनः उसका फिर निर्माण किया जा सकता है, नवीनतम फिर उसको कहें कि उसका नवीनतम रूप फिर लाया जा सकता है और फिर उसी में तो उसे हम नवीकरणीय संसाधनों के अंतर्गत रखते हैं। जैसे जल है, मृदा है, यदि वन है, वन का लापरवाही से क्या है कि लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडारों को प्रभावित कर सकता है। यानी मृदा को भी समाप्त हम कहें कि नहीं कर सकते हैं, जल को भी, लेकिन जैसे वन है तो वन कटा फिर हम वन लगा सकते हैं, लेकिन यदि लापरवाही से इसका उपयोग कर रहे हैं तो इसकी जो भंडार क्षमता है या भंडारण है उसमें कमी होने लगेगी और मनुष्य के लिए इसके उपयोग की समस्याएं खड़ी होने लगेंगी। इसलिए लापरवाही से उपयोग करना, इससे हमें बचना चाहिए और इसकी सुरक्षा पे भी ध्यान रखना चाहिए। आगे दे रहा है कि जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या बन गई है। आगे दिया है अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, इसमें देखते हैं हम। देखिए यहाँ दिया है कि अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका जो भंडार होता है सीमित है, यानी नवीकरणीय का भंडार असीमित है और जो अनवीकरणीय संसाधन मानते हैं हम उसके भंडार जो है सीमित हैं। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में जो हजारों वर्ष लग सकते हैं और यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। आगे दे रहा है कि जो इस प्रकार के संसाधन होते हैं ये अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे इसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, विभिन्न प्रकार के जो धातु हैं, खनिज संसाधन, ये सारे हम कह सकते हैं कि अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। देखिए आगे दे रहा है कि जो प्राकृतिक संसाधन है इनका वितरण जो है भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर भी निर्भर करता है और पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण इन संसाधनों का वितरण भी असमान है। यदि हम जल को ही देखें तो जल को हम देखेंगे तो जो आर्द्र क्षेत्र या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है इसमें वर्षा की मात्रा अधिक होती है, तो इस भागों में हमें जल की अधिकता देखने को मिलेगी। वहीं जहाँ मरुस्थल है, मरुस्थलों में जल का अभाव होगा। जो घने वन संसाधन है वहां पे हवाएं बहुत स्वच्छ होंगी, वायु की मात्रा बहुत अधिक होगी। जहाँ पे वनों का अभाव है वहां पे कुछ कम होगा। इसी प्रकार जल संसाधन हो गया, वन संसाधन जहाँ पे उस प्रकार की जलवायु है उसी प्रकार के जलवायु में हमें वन संसाधन देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो कि ये दे रहा है कि भूभाग, जलवायु व ऊंचाई जैसे भी इन कारकों द्वारा भी जो प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता है, ये सारे संसाधन इन तीन मुख्य कारकों द्वारा भी प्रभावित होती हैं। आगे दिया है मानव निर्मित संसाधन। इसके अंतर्गत दिया है कि कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तथा तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। जैसे लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं होता है जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। जब लोहा बनाने की प्रौद्योगिकी तकनीक इनके पास मिल गई, ये सीख लिए, तब से लोहा हमारे लिए एक संसाधन के रूप में उभर के सामने आया। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग जो है पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है और इन प्रौद्योगिकी के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के संसाधन विकसित कर सकते हैं। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। और मोना ने समझाते हुए कहा, हाँ राजू ने स्वीकृति में सिर हिलाया। तो देखिए जैसे कि जितने भी प्राकृतिक संसाधन है इसका उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं और मानव ही नहीं रहेगा तो फिर वहां के जो भी साधन है वो संसाधन नहीं बन सकते हैं। आगे दे रहा है कि मानव संसाधन। मानव संसाधन में क्या है, लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए जो प्रकृति है, प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान हो, कौशल हो। यानी ज्ञान होगा उनके पास, कौशल होगा, वैसे तकनीक होगी, तभी वो और भी जो उपलब्ध है अधिक संसाधन वो बना सकते हैं। देखिए ये शब्दावली दिया हुआ है इसमें कि संसाधन का भंडार, इसका क्या मतलब है, यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा, यानी इसे हम कह सकते हैं संसाधनों का भंडार। यानी हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में कितने संसाधन उपलब्ध है हमारे उपयोग के लिए, तो उसका जो उसकी पूरी मात्रा जो होती है, उसका जो अमाउंट होता है, इसे हम कह सकते हैं कि संसाधन का भंडार। यहाँ दिया है कि आइए कुछ करके सीखिए। इसमें जैसे दे रहा है कि कुछ नवीकरणीय संसाधनों के बारे में आप सोचिए और बताइए कि किस प्रकार संसाधनों का अधिक उपयोग उनके भंडार को प्रभावित करता है। यहाँ दे रहा है कि आओ कुछ करके सीखिए। इसमें दिया है कि 5 मानव निर्मित संसाधनों की सूची बनाइए जिन्हें आप अपने चारों ओर देख सकते हैं।
देखिए यहाँ दिया है कि क्या आप जानते हैं मानव संसाधन। मानव संसाधन का मतलब मानव ये है, मानव के अंदर जो उसके कौशल है, उसकी बौद्धिक क्षमता है या उसके पास जो ज्ञान है, उसे ही हम मानव संसाधन कहते हैं। या जैसे कोई मानव बुद्धिहीन है तो उसका हम कहें कि अपने विकास में कोई योगदान नहीं देख सकते हैं, तो उसको हम नहीं कह सकते हैं कि ये मानव संसाधन है हमारे लिए, क्योंकि उसके तो मस्तिष्क का विकास नहीं है, वो कोई कार्य भी ठीक से नहीं कर सकता है, तो वो मानव संसाधन के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं है। यहाँ दे रहा है कि मानव संसाधन से तात्पर्य है लोगों की संख्या और योग्यता। यानी संख्या तो ठीक है, जितनी संख्या और साथ ही साथ उसमें योग्यता भी होनी चाहिए, यानी वो मानसिक तथा शारीरिक, मानसिक रूप से योग्य हो और शारीरिक रूप से भी वो योग्य हो। तो यद्यपि मानव को संसाधन मानने, यहाँ पे दे रहा है कि जो मानव है, मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है। इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं ही जो भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायक है। यानी भौतिक संसाधन पहले से पड़े थे, उनका कोई महत्व नहीं था। जैसे जैसे मनुष्य की बौद्धिक क्षमताएं बढ़ी, वो उनको मूल्यवान साधन के रूप में उभरा या फिर उसका अपने लिए प्रयोग किया तो उसका मूल्य बढ़ा। देखिए आगे दे रहा है कि इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग मानव संसाधन हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं और अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना ही मानव संसाधन का विकास है। यानी मानव संसाधन का विकास करने के लिए उसको शिक्षित करना होगा और उसका स्वास्थ्य अच्छा हो। स्वास्थ्य अच्छा तभी होगा जब अच्छा भोजन ग्रहण करेगा, यानी तो जब तक उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, शिक्षा भी नहीं ग्रहण कर सकता है अच्छे से, तो स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों उसके पास होगा तो उसे हम कह सकते हैं मानव संसाधन का विकास। और जब मानव संसाधन विकसित होगा तो हमारे पृथ्वी के धरातल पर जितने भी सारे भौतिक चीजें हैं और भी जो अन्य जितने भी नवीकरणीय संसाधन है और नवीकरणीय संसाधन है, इन सब का उपयोग वो अपने ज्ञान के आधार पर कर सकता है और अधिक से अधिक संसाधनों का निर्माण कर सकता है। तो ये हो गया, हमने देखा कि मानव संसाधन विकास, यानी मानव संसाधन को और उन्नत रूप में विकसित करना, उसमें शिक्षा का, ज्ञान का स्तर, कौशल का स्तर बढ़ाना, उसके स्वास्थ्य का स्तर बढ़ाना, ये मानव संसाधन का विकास हो गया। और संसाधन संरक्षण क्या है? तो संसाधन संरक्षण में हम देखते हैं कि क्या दिया है। जैसे यहाँ दे रहा है कि मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पे सारा जल सूख गया है, सारे पेड़ कट गए हैं और वहां पे न तो छाया थी, न कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या ये सच में हो सकता है? अम्मा ने उत्तर दिया कि हाँ, क्यों नहीं हो सकता, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया और कहा कि आप अपने दोस्तों से इस बारे में बात क्यों नहीं करते? देखिए उनका क्या जवाब आता है। आगे दे रहा है कि जैसे जो संसाधन होते हैं, संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना, उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो संसाधनों को यानी बचा के या फिर हम कहें कि अपने आवश्यकता अनुसार ही उपयोग करें। जो भी हम कहेंगे, बहुत सारे संसाधनों को हम वेस्ट कर देते हैं। तो जैसे लोहा खनन होता है, कोयला खनन होता है, उसके बुरादा जो निकलता है तो उसको हम छोड़ देते हैं, मात्र जो बड़े कोयले के चट्टाने होते हैं उनका उपयोग करते हैं। तो हम जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनका भी उपयोग करें, ताकि हम समय के साथ साथ आने वाले भविष्य के लिए भी कोयला सुरक्षित रख पाए। और जितने नवीकरणीय संसाधन है उनका भी उपयोग हम स्वच्छता के साथ करें, ताकि उनको हम प्रदूषित कर देंगे तो फिर वो भी हमारे उपयोग से क्या होगा, बाहर हो जाएगा, तो फिर संसाधनों की हमारे लिए कमी हो जाएगी। आगे दे रहा है संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास। तो जो सतत विकास है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका यही है कि इसके अंतर्गत हम जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उसके अपने उपयोग के साथ साथ हम आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधनों का संरक्षण करते हैं इस दृष्टिकोण से। तो इस दृष्टिकोण को हम कहते हैं सतत पोषणीय विकास या संपोषणीय विकास। आगे दे रहा है कि संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना होगा? प्रत्येक व्यक्ति को उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है, क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं और उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, जो व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए,
मोना ने कहा कि हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना एक बहुत अच्छा कार्य है। इसमें एक बच्चा है जेस्सी। जेस्सी ने कहा कि मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज व्यर्थ न हो, और उसने स्पष्ट किया कि कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। तो कागज बनाने के पेड़ों को काटा जाता है, उससे भी हमारे संसाधनों का मतलब उपयोग के लिए हम करें तो सही है, लेकिन ऐसे कि काट कर कागज बनाए और कागज को हम व्यर्थ न करें, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि संपोषणीय विकास में योगदान दे सकते हैं। आगे दे रहा है कि मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ न हो। मुस्तफा ने जोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है, आशा ने कहा। बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए हैं। और आपका क्या विचार है? आप कैसे अपने जल को जो भी जल या कोयला या वायु या जो भी मृदा सारे संसाधन है, इनको हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं? हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से ही जुड़ा है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि जो सभी नवीकरणीय संसाधन है, संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय है, पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, जो प्राकृतिक है, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए, ताकि हम क्या कर सकें, अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सके, अपने संसाधनों को सुरक्षित रख सके, उनका भंडारण कर सके। आगे यहाँ दे रहा है कि सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत हैं। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना इसका सिद्धांत है, इसका उद्देश्य है। और जो सतत पोषणीय विकास है, ये मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना चाहता है। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना इसका उद्देश्य है। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना और पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करना। साथ ही साथ जो समुदाय है, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। ये सारे हमारे क्या है, मुख्य सिद्धांत है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।